धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हां, वैश्विक हलचल का वो ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो चुके हैं, जिसमें बात कर रहे हैं देश दुनिया ही नहीं, गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल, ईरान, लेबनान, सीरिया, रूस और यूक्रेन की खास तौर पर। और पिछले कई दिनों से आप जानते ही हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच जो सिलसिला शुरू हुआ था जंग का, अब सीज फायर पर पहुंच गया है। सरकार पर जिस तरीके के सवाल उठ रहे हैं, सरकार मैदान से गायब नजर आ रही है और भोंपू मीडिया के दलाल, चाटुकार, दंगाई पत्रकार उसको बचाने में लगे हुए हैं पूरी ताकत के साथ। लेकिन जनता जो है वो लगातार सवाल उठा रही है, पूछ रही है, उस पर भी हम लोग फोकस कर रहे हैं। और तमाम पहलुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ फिर से एक बार जुड़ने जा रहे हैं कृष्णकांत जी यानी के जी, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं और जियो पॉलिटिक्स पर वाकई में अपनी पैनी ही नहीं गहरी नजर भी रखते हैं। बहुत शुक्रिया सब वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। मुझे लगता है आज की जो सबसे बड़ी खबर है पूरी दुनिया की, उस पर सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं। एक ट्रेड वॉर शुरू हो गया था, एक टैरिफ वॉर शुरू हो गया था ट्रंप के ऐलान के बाद से। अमेरिका और चाइना में जबरदस्त तरीके से देखा जा रहा था। वो कह रहा था मैं इतने % लगाऊंगा, वो कह रहा था मैं इतने % लगाऊंगा। पहुंच के 200 से ऊपर चला गया था। लेकिन अब लगता है दाल गल गई है ट्रंप की, बात बन गई है चीन की। जिनेवा में बैठकर कोई समझौता हो गया है। क्या जानकारी सर? देखिए, टैरिफ वॉर जो शुरू हुआ, यानी टैरिफ जो बढ़ाया गया 15-20% से लेते हुए और 100% से अधिक 150 के आसपास जो लगाया गया, उससे इन दोनों देशों का सामान बिकना बहुत कम हो गया था। कार से लेके छोटी मोटी चीजें जो भी हो, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हो, और अमेरिका केवल चीन के खिलाफ नहीं बल्कि अपनी सहयोगी और जो उसके नेबरिंग कंट्री थे उनसे भी लड़ रहा था। यानी इधर मेक्सिको कहें, कनाडा कहें, यूरोपियन यूनियन से भी लड़ रहा था। पूरी लड़ाइयां चल रही थी और सामानों का बिकना कम हो जाए, बंद भले ही ना हो, कम हो जाए, तो पूंजीवादी व्यवस्था का वह सबसे बड़ा अंतर्द्वंद है, सबसे बड़ा खतरा है। और इसीलिए बार बार उसमें रिसेशन आता है, क्योंकि जितना वह पैदा करता है, नया धन बनाता है मजदूरों की मदद से, और मजदूरों को जितना वेतन देता है उसमें काफी इसको बचता है। तो फिर इसका जो सामान है, मजदूरों को जो वेतन दिया या उसकी मजदूरी दी और जो नया सामान बना, नया सामाजिक धन बना, मान लेते हैं कि 10 कलम बना और वापस मजदूरों को मजदूरी के रूप में 8 कलम के बराबर मान लेते हैं कि उसने दे दिया, और बाकी उसके सामान है, कलम के निब और इंक वगैरह। बाकी 2 के जो है सो हमारे बाजार में उसके बराबर के पैसे मूल्य नहीं है, तो खरीदेगा कौन? तो नहीं बिकता है। इसीलिए इनका वो समस्या आता है, इसीलिए टेररिज्म करते हैं, इसीलिए धर्म जाति का आधार पर लड़ाई करते हैं, इसीलिए विशुद्ध करते हैं कि हमारा सामान खरीदो, हमारा सामान खरीदो। और यहाँ के आके अमेरिका के ट्रंप को समझ में आया कि भाई चीन से लड़ना मुश्किल है, बाकी कई जगह फ्रंट खुल गए हैं और कुल मिला के इन्होंने 90% और 25% का टैरिफ जो परसेंटेज है वापस लेने की सहमति होगी। कल चीनी जो भी प्रतिनिधि थे उठ के चल दिए थे। आज उन्होंने 3 घंटे तक बात की है और 3 घंटे में दोनों को जोड़ देते 115% आता है। और उन्होंने कहा कि 90 दिनों के अंदर उसको हटा देंगे, यानी बैक टू नॉर्मल हो जाएंगे। अमेरिका की हेकड़ी निकल गई। जी, ये बहुत बड़ी लाइन आपने कही है और धीरे धीरे अभी इस पर कलाई खुलनी बाकी है। ट्रंप जो पूरी दुनिया को टैरिफ के जरिए डराने की कोशिश कर रहा था, आखिरकार चीन ने उसकी हैकड़ी निकाल दी। और जो उसकी हैकड़ी निकाली है, क्या उसी के परिणाम स्वरूप वो पाकिस्तान में अपने पंजे गड़ाकर यहां चाइना को कोई दिक्कत पैदा करना चाहता है? आगे उस पर बात करेंगे जब हम लोग चलेंगे भारत और पाकिस्तान से जुड़ी खबरों की तरफ। लेकिन अभी रुक कर लेते हैं रूस और यूक्रेन जंग का। यहां भी एक बड़ा घटनाक्रम सामने आ गया है। जेलेंस्की कह रहा है अरे वाह बहुत बढ़िया पुतिन बाबू, मैं आपसे मिलने के लिए बेकरार हूं, मैं भी अंकारा पहुंच जाऊंगा। तो ये जो सुर बदल रहा है, एक लाइन तो ये, दूसरा यूरोपीय यूनियन के नेता जो है वो कह रहे हैं पुतिन से कि हम पुतिन की बातों में नहीं आएंगे, जंग बंद करो वरना तुम्हारे ऊपर और ज्यादा प्रतिबंध लगा देंगे। तो वो क्या इसलिए कूद रहे हैं कि उन्हें अब लग रहा है यार पहले ट्रंप बात करा रहा था, पुतिन जो है खुद डायरेक्ट बात कर रहा है, हमें कोई पूछ ही नहीं रहा है? डिप्लोमेसी में पुतिन और उनके जो विदेशी मंत्री है, विदेश मंत्री है लावरोव, दोनों बहुत ही, देखिए ताकत कहां से आती है? कोई भी विदेश नीति या आर्थिक नीति ताकत इसलिए आती है कि हमारे देश की ताकत कितनी बनती है, और उसमें मुख्य रूप से आर्थिक है, फिर उसका नेचुरली मिलिट्री है, और किस तरह की पार्टी का कब्जा है हमारे देश के ऊपर, किसने ऊपर कंट्रोल करा हुआ है। उस मसले में रशियन फेडरेशन ने पिछले 20-25 वर्षों से, आपने जो उठाया था सवाल कि 25 वर्ष के पुतिन के बाद क्या,
तो जो इन्होंने ताकत बनाई है पूंजीवादी रूस की और बाकी देशों से मिलकर जो अपनी स्थिति बनाई है, और उन्होंने, आप अधिकांश देशों में देखें तो अपने इतिहास को नकारते हैं। भारत में नेहरू और इंदिरा गांधी को कल देखा था कि उसको कायर कह के ट्रेंड कर रहे हैं ट्विटर, 1971 में लड़ाई के बाद से। ये मतलब इतना घटियापा स्तर तक चला है, कोई ठिकाना नहीं। वही हालत अर्जेंटीना में है, वही हालत यूक्रेन और यूरोप के अधिकांश देशों में है। यदि यूएसएसआर के रेड आर्मी ने तुम्हारे लिए लड़ा, तुम्हारे भूतपूर्व सैनिकों ने लड़ा, तुम उसको नकार रहे हो। पुतिन ने एंटी कम्युनिस्ट होने के बावजूद भी यूएसएसआर के जो भी धरोहर है उसको वापस ला रहा है कि भाई उस समय डरने की जरूरत नहीं है। वह अपने बीच बीच में टिप्पणी करते हैं कि स्टालिन के कारण आज यूएसएसआर कर गया, क्योंकि स्टालिन ने वहां के कानून में बनाया कि यूएसएसआर का कोई भी देश, जैसे तजिकिस्तान हो या यूक्रेन हो, वहां की जनता हमसे अलग होना चाहती तो हो जाए। ऐसा मतलब बाद में तो अन्य कई देशों में है। अभी जो मिलने की बात हो रही, इस डिप्लोमेटिक आधार पर देखें तो जेलेंस्की फंस रहा था, तो ये लोग जो पहुंचे हैं, चारों पांचों इनके मित्र हैं, E3 वाले और पोलैंड वाले, दिखाने के लिए, और अंदर से जो बात कर रहे हैं, बाहर में हंस रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं तो अजीबोगरीब स्थिति में पकड़े गए। शायद आप लोगों ने वीडियो देखा होगा। अच्छा सर, एआई का जमाना है, एआई के जमाने में पुष्टि कर सकते हैं कि वो वाकई में कोकीन पी रहे थे? अब जो भी हो, उन्होंने नकारा नहीं, तो मैं मानता हूं कि एआई का काम नहीं है। अच्छा। और यह एक मतलब जो प्रॉपर चैनल है, हाँ। रशिया का हो या दूसरा का, वो भी दिखा रहे हैं, इसका मतलब संभवतः एआई का नहीं, लेकिन मान लेते हैं जो भी है। तो इन लोगों ने जाके समझाया कि भाई तुम भी डिप्लोमेसी बढ़ाओ, कहो कि हम शांति चाहते हैं, लेकिन शांति करना नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि पुतिन की जो शर्तें हैं बड़ी जबरदस्त है। मैं पहले भी बता चुका हूं, एक दो प्रमुख चीज बताता हूं। सबसे पहले तो जेलेंस्की के ऊपर खतरा का कहेंगे कि तुम किस अधिकार से बात करो, तुम वहां के राष्ट्रपति नहीं हो, वहां तुरंत चुनाव करो, तुम अधिकारी नहीं बनते हो। नंबर 2, जिन राज्यों में इनका कब्जा है उससे आगे भी ये चाहते हैं रशियन स्पीकिंग पीपुल है वो हमारे में आए। एंड नंबर 3, 4 में दोनों है कि तुम्हारा डीनाजिफिकेशन एंड डीमिलिटराइजेशन, और नेटो में तुम उसका कभी सदस्य नहीं बनोगे। ये सब चीजें नहीं होंगी, लेकिन ये पहुंच गए हैं, बातचीत में तो होना ही होना है। लेकिन इसके आधार पे लोग कह रहे हैं कि ये लोग एक डायरेक्ट हॉटलाइन वैसे ही बनाएंगे जैसे इंडिया पाकिस्तान के बीच में हो रहा है, यानी इसको पुतिन और जेलेंस्की और यहां तक कि ट्रंप भी कर रहे हैं। हालांकि ट्रंप ने साफ कहा कि मुझे मालूम है कि पुतिन जेलेंस्की जा रहे हैं, लेकिन जेलेंस्की युद्ध विराम के लिए नहीं तैयार होंगे, अप्रत्यक्ष रूप से दबाव भी है। तो ये सब कहें तो काम हो रहा है। और जहां तक तुर्की की बात है, वो बहुत खुश हो रहे हैं एर्दोगन कि हम फिर से बार बार इनको हम मौका देंगे कि आइए हमारे यहाँ बैठिए, चाय या कोकीन जो पीना है पीजिए, गपशप कीजिए, हमारी भी इज्जत कीजिए। ये सब होती रहेगी। जी, मुझे इसमें एक लाइन बहुत अच्छी लग रही है सर, अब हो सकता है वो आपके नजरिए से अच्छी ना हो। जिस जेलेंस्की को एक मामूली सा कॉमेडियन माना जा रहा था, वो ट्रंप से डील कर रहा है यूक्रेन को लेकर, वो पुतिन से अब डील करने जा रहा है। दोनों दुनिया की बड़ी ताकतें हैं, तो आने वाले समय में वो इतिहास में अपना नाम तो दर्ज करा रहा है सर। नाम तो ऑलरेडी दर्ज हो चुका है, जो भी पोजीशन हो। आज के दुनिया भर में जहां के भी आप शासक को देखें, जो भी उसका हो, चांसलर हो, प्रेसिडेंट हो, वगैरह वगैरह हो, यह लोग जनरली स्पीकिंग मूर्ख है, अज्ञानी है, अंधविश्वासी है, पर इनको बोलना आता है। और ज्यादा अच्छा ये नहीं कह सकते कि दिव्य ज्ञानी है, दिव्य ज्ञानी। दिव्य ज्ञानी तो चलिए ठीक है, जो भी है, चाहे वो ट्रंप से लेके हो, अर्जेंटीना वाला हो, या भी जिसकी आप बात करो। जेलेंस्की ने इस बीच में सीखा है कि हम कैसे अपने देश की और देशवासियों को दिखाने के लिए बात करें, और उनको बहुत मदद मिल रहा है यूरोपियन यूनियन, पहले अमेरिका से मिल रहा था जब तक बाइडेन थे। अब ये ऐसा नहीं है कि शस्त्र आना बंद हो गया, वो भी आ रहा है, पैसे देने पड़ेंगे। अब वो अमेरिका फ्री में देने के बजाय, और बाद में 20 साल के बाद यूक्रेन से लगा के बजाय, अब जो यूरोपियन यूनियन से पैसे आ रहे हैं उनको ले रहा है, जापान कनाडा सारे उनको ले रहा है। तो ये चीजें हो रही है, तो इनको बोलने आ गया है कि हम राष्ट्र के लिए कर रहे हैं, और पुतिन ये है वो है, इतने समय तक। और इन्होंने जो पढ़ा है, लोगों ने लिखो के पढ़वाया है, तो बोल तो सकते ही हैं। वैसे क्या हमारे जो पूर्वज, इनके जो पूर्वज रहे हैं, वह हिटलर या मुसोलिनी, वो क्या इतिहास में अपना नाम नहीं दर्ज करवा के गए? बिल्कुल, इतिहास में तो नाम उनके भी दर्ज हुए हैं। अब अगली खबर का रुख करते हैं, और एक इतिहास ही कह सकते हैं इसको, लेकिन पूरी दुनिया का मीडिया खामोश है इतने बड़े घटनाक्रम पे। वेनेजुएला और बुर्किना फासो के बीच एक बड़ा घटनाक्रम हुआ है समझौते के तौर पर, मॉस्को में बैठकर, और वो भी विजय दिवस के दौरान, और दुनिया खामोश। मैं बड़ा खुश हुआ इस प्रश्न में, बहुत महत्वपूर्ण है।
इसलिए नहीं कि वेनेजुएला और बुर्किना फासो या इनके साथ जो है यह लोग समाजवादी देश है, लेकिन यह लोग प्रो पीपुल है, यानी जनता के लिए काम करते हैं, अपने देश की संपदा की रक्षा करते हैं, यानी बाहर के अमेरिकी या फ्रेंच या ब्रिटिश जो भी हैं, ये साम्राज्यवादी देश इनको धन का ना लूटे, इसलिए अमेरिका के खिलाफ ये लड़ना है। और अभी तक होता था अफ्रीका में, पैन अफ्रीका यानी पूरे अफ्रीका में अमेरिकी साम्राज्यवाद, ब्रिटिश और फ्रेंच साम्राज्यवाद के खिलाफ एकता बनाने की बात होती थी। वैसे लैटिन अमेरिका या साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के जो देश है, जिसका वेनेजुएला आपने नाम लिया, जिसमें बोलिविया है, ब्राजील है, बहुत सारे देश है, इन लोगों ने, ऐसा नहीं था कि इनके बीच कोई ट्रेड नहीं था, बड़ा लिमिटेड था, कुछ 1 बिलियन के आसपास था या कुछ 100 मिलियन था, बिलियन भी नहीं था, कुछ 100 मिलियन था और अब कुछ 1000 मिलियन में रह गया था। अब इन्होंने 17-18 मुद्दों पे संधि की है, जिसमें एग्रीकल्चर है, फूड प्रोसेसिंग है और जो भी तेल वगैरह है, खाद्यान्न है, टेक्नोलॉजी है, एजुकेशन, इस पे की है। और सबसे बड़ी बात इन्होंने जो कही है, जिसके लिए मैं आपको शाबाशी देता हूं प्रश्न देने के लिए, कि हम लोग साम्राज्यवाद के खिलाफ पूरे दुनिया में हम अपना जाल बिछाएंगे और साम्राज्यवाद के खिलाफ हम झंडा बुलंद करेंगे। जी, लेकिन इनके पीछे तो मुझे रूस और चाइना दिखाई दे रहे हैं, दोनों धंधेबाज हैं। दोनों धंधेबाज हैं, इसीलिए जब तक समाजवाद नहीं होगा वो चीज नहीं होगा जो एग्जैक्टली चाहते हैं हम लोग। लेकिन इसके बावजूद भी जब यदि खड़ा हो रहे हैं तो इनके पीछे तो होना चाहिए, नहीं तो अमेरिका तो अगले ही दिन घुसते आ जाएगा, जैसे ग्रेनाडा में कुछ घंटों में प्रवेश कर गया था थाचर के जमाने में। तो जब ये प्राइम मिनिस्टर थे इंग्लैंड के उस जमाने में, तो इनके जो भी इनका आधार बनता है, और अफ्रीकी जनता को, भाई देवे बुर्किना फासो के जो लीडर है त्रोरे हैं, वो कहते हैं कि बचपन में मैं फ्रांस से, चूंकि फ्रांस का अधिकार था, फ्रेंच भाषा लोग जानते हैं, वैसे जैसे हमारे यहाँ अंग्रेजी भाषा में बात करते हैं, मैं फ्रेंच रेडियो को सुना करता था और सोचता था कि फ्रांस बहुत महान देश है और हम लोग एकदम मतलब जाहिल लोग हैं। लेकिन अब मैं रशिया टुडे और बाकी सब सुनना शुरू किया हूं, अपने लोगों को बताता सुनाने लगा हूं, तब लगा है कि हम लोग कितने महान मूर्ख थे। और ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, तो जनता को जागृत तो करो। जी, चलिए देखते हैं अमेरिका के साम्राज्यवाद के खिलाफ जो ये रूस की धरती से हुआ है वो कहां तक जाता है, क्योंकि ये अब सिर्फ 2 देशों के बीच रुकने वाला सिलसिला नहीं है। अब रुक कर लेते हैं, मिडिल ईस्ट की तरफ चलते हैं, गाजा वगैरह की बात कर लेते हैं। पहला अपडेट है, ईरान बड़ा खुश है कल की मीटिंग के बाद से, जो ओमान में हुई है चौथे दौर की। ईरान को लगता है कि ऊर्जा के मुद्दे पर परमाणु संवर्धन करने से उसको अमेरिका नहीं रोकेगा। हालांकि 5वें दौर की बातचीत का कोई वक्त अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन मीटिंग से पहले जिस तरीके की धमकी ईरान ने दी थी, लगता है वो काम कर गई। ईरान की धमकी प्लस अमेरिका को मालूम था कि पूरी चीजें नहीं होगी। उसका कहना था कि तुम जो भी संवर्धन करते हो बंद करो, यूरेनियम से तुम अपना नाता तोड़ दो। लेकिन अभी कुछ ऐसा लगता है कि इनका जो ही यूरेनियम का संवर्धन करते थे 50 to 60%, यानी शुद्धता वहां तक जाते थे। एटम बॉम्ब बनाने के लिए 90% चाहिए, 10% दूसरे भी कुछ उसमें मान लीजिए एलिमेंट्स आ जाते हैं, तो कोई अंतर नहीं पड़ता है। उसका जो पहले था 2018 में ये लोग माने थे 3 से 4%, कितना घटा दिया था। और उसके बाद से अमेरिका अलग हो गया था, इसे तो बढ़ा के 50-60% लाया। तो उस पर कुछ हुआ है, ईरान ऐसा लगता है कि सहमत हुआ है कि हम 60% या 50% जो भी उसे हम घटा के लाएंगे। 3-4% संभव तो सहमति नहीं होगी। नंबर 2, पाइल यानी जमा करना। आप इससे अधिक जमा नहीं कर सकते, जमा नहीं करेंगे तो कहां जाएंगे, क्या जाएंगे। कुछ हद तक ये तैयार हो गया है। तो दोनों ने कहा कि पॉजिटिव बातें हुई हैं। ईरान ने यह भी कहा कि स्ट्रेन पूर्वक यानी बड़ा ही मतलब तनावपूर्ण वातावरण में बातें हुई हैं, कुछ डायरेक्ट भी हुआ है, लेकिन इन्होंने एक हॉटलाइन फिर बनाने की बातें की है। और भी वैसा है तो बातें आगे बढ़ी है। और आखिर ईरान क्यों झुक रहा है, इसलिए उसके ऊपर जो प्रतिबंध उसको हटाना चाहता है, ताकि आर्थिक रूप से वो अपने तेल बाहर भेज सके और बाहर से जो सामान लाना चाहे केवल रूस और चीन नहीं बल्कि दूसरों से मना सके। दोनों तरफ से दोनों कुछ कुछ झुके हैं। जी, लेकिन बदलाव तो कहीं और भी दिख रहा है। गाजा में हमास ने अमेरिकी बंधक
एडन अलेक्जेंडर को सद्भावना के तौर पे कि साहब ट्रम्प बाबा सऊदी अरब के दौरे पर आ रहे हैं, हम एवे इसको छोड़ दे रहे हैं क्योंकि ट्रम्प बाबा ने थोड़ी राहत सामग्री जाने की इजाजत दिलवा दी है गाजा में, नेतन्याहू को पूरी तरह साइड कर दिया है। ट्रंप ने भी इस फैसले का स्वागत किया है हमास के। तो हूतियों से समझौता किया जा रहा है, ईरान से बातचीत की जा रही है, बदल तो बहुत कुछ रहा है। क्या सिर्फ ये नेतन्याहू को हटाने तक, ठिकाने लगाने तक का मामला रहेगा, या वाकई में इजराइल और अमेरिका के बीच अब पॉलिसी बदलने वाली है? इसराइल और अमेरिका के बीच जो पॉलिसी का परिवर्तन हो रहा है वो पहले हर जगह आ रहा है। यहां तक कि इसराइल के न्यूज़पेपर में भी आया कि अब इसराइल अमेरिका का जो सिक्योरिटी पैक्ट है उससे शायद इसराइल को बाहर जाना पड़ेगा। हालांकि ये पूछा गया जब उनके डिफेंस मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू से पूछा गया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। यानी हो सकता है वो अप्रत्यक्ष रूप से धमकी अमेरिका को हो कि हम निकल रहे हैं, लेकिन निकल के तुम जाओगे तो कहां जाओगे? फिर तुम्हारा कोई माई बाप नहीं रहेगा, तुम बर्बाद हो जाओगे। मैंने पहले भी हमास की या ईरान की जो विदेश नीति है, जो डिप्लोमेटिक इनकी पॉलिसी है, इसकी प्रशंसा की थी कि हमास शून्य ना करे, जारी रखे, जैसे हिजबुल्लाह ने कहा, यहां तक कि हुतीज भी जारी रखे हुए हैं। और यह छोड़ना कोई दया भाव या कुछ नहीं है, उस डिप्लोमेसी का हिस्सा है। और अमेरिका से बातचीत हो रही होगी जिसपे अमेरिका ने भी तो प्रशंसा की है, खुशी जाहिर की है, इजिप्ट ने भी किया, एक और शायद कतर है जो भी इनके बीच जो बातचीत करवा रहे उसने किया है। तीसरे वाले का नाम मैं श्योर नहीं हो पा रहा हूं, जो भी हो। तो ये चीजें बहुत अंडरहैंड जो बातचीत हो रही है उसका नतीजा है। और अमेरिका में के राष्ट्रपति यहां आ रहे हैं, कुछ अनाउंस करना चाहते हैं तो अपने जनता को दिखाएंगे ना भाई कि हम किस आधार पे ये करने जा रहे हैं। और पिछले 1 वर्ष से अधिक से जो बंदा वहां फंसा हुआ बेचारा, शायद 30-35 साल का इसके होगा, वो छूटता है तो पूरे अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी खुशी की बात होगी। जी, $400 मिलियन का जहाज है सर, कतर तोहफे में दे रहा है। लो ट्रम्प बाबा मजे करो, घूमो। ये मैंने उसका वीडियो देखा, मैंने अपने भी उस पे केके एजुकेट्स पर अपलोड किया। लोगों को अभी बहुत समझ नहीं आया है। 400 मिलियन का बोइंग का वर्जन है, एडवांस वर्जन है, और उसको फ्लाइंग पैलेस कहते हैं, उड़ता हुआ महल है। यानी हर तरह की सुविधाएं उसमें है। ये इनकी परिवार या इनकी जो भी फ्रेंड वगैरह हो सबके लिए है, और वह दे रहा है। तो कतर यदि इतना दे रहा है इसका मतलब कुछ और है अंडरहैंड। और यह एक परंपरा है, केवल कतर ही नहीं, आप पहले भी देखे, जैसे कभी 6 बिलियन या की डॉलर की बात हुई थी, सऊदी अरेबिया ने कहा था अभी कुछ समय पहले, 2 या 3 महीने पहले, अमेरिका को कि तुम ले जाओ, जहां भी इन्वेस्ट करना चाहते हो करो। यानी ये लोग जो मेठ बने हुए, सेठ बने हुए हैं अपने अपने देशों की, अपनी अपनी जनता के, मुख्य रूप से ये अमेरिकी चाटुकार हैं और अपनी रक्षा के लिए अमेरिका के साथ इन्होंने संबंध किया है। और 100% जनता विरोधी है। और इनके बचे रहने के लिए जरूरत है कि अमेरिकी सेना का एक टुकड़ी यहां पर रहे, और ये इस तरह से गिफ्ट दिया जा रहा है। हम लोग तो कोई $10 भी नहीं देता है। गिफ्ट की आप बात कर रहे हैं, मोदी जी भी तो दे के आए थे बाइडेन की मिसेज को। ये सब तो यहाँ पे तो कुछ लिमिटेड है, उस स्तर का नहीं है, लेकिन अरब कंट्रीज का बहुत जबरदस्त है। हाँ, जहां तक अपने देश की बात है तो बाकी लोगों ने जो वो राष्ट्रपति बन रहे थे, पूरे यूरोप के बाकी लोग भाग दौड़ मचे थे, हम उन सबसे ज्यादा थे, हमने सबसे संभवतः महंगा गिफ्ट दिया था। देखते हैं उसका असर कितने दिनों तक रहता है हमारे ट्रंप पे, क्योंकि कहते हैं कि इस तरह की चीजों से उन्हें बड़ी खुशी मिलती है। जैसे जब इंग्लैंड के जब प्रिंस, नहीं वो तो किंग बन गए, आके कहा था कि उन्होंने उसको भी मतलब अपना एक अधिकार देंगे अमेरिका को, एक पर्यवेक्षक की तरह, जो जितने भी एक्स ब्रिटिश कॉमनवेल्थ है ना उसके अंडर में जो CIS से नहीं, कॉमनवेल्थ के जो भी है उसको भी एक मेंबरशिप देंगे। तो इससे बहुत खुश हो रहे हैं, कहते हैं कि हाँ मुझे तो इस तरह की चीजें पसंद है, यानी आने दो मेरे पास, मैं बना बैठा हूं, बाबा हूं क्या, और दो मुझे। जी, सही बात है। वैसे लोग ताऊ कह के ज्यादा चिढ़ा रहे हैं ट्रंप को, क्योंकि ट्रंप ने जब से पाकिस्तान और भारत के बीच खुद ही जंगबंदी का ऐलान किया है, तो लोग कह रहे हैं ट्रंप ताऊ ने खेल बिगाड़ दिया है छोटे वाले ताऊ का। खैर, क्या पता दोनों ताऊ फिर से यहाँ भारत में आ जाएं धरती पर और फिर से चुनाव जिताने की प्रक्रिया में लग जाएं, कुछ कहा नहीं जा सकता। अब रुक कर लेते हैं भारत पाकिस्तान के बीच चल रही तनातनी का। पहला अपडेट जो है वो काफी दिलचस्प है। पहलगाम में पति जो है मारे गए। भारत सरकार ने 1955 के नागरिकता कानून के तहत, जबकि 2019 का CA आ चुका है, लागू भी हो चुका है, बांग्लादेश की एक महिला को नागरिकता दे दी है। सर, इस पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं?
अब देखिए, वो जहां तक महिला की बात है, यहाँ पे ये लोग 1997 से हैं, और इनके हस्बैंड यदि मारे गए हैं, और इनका नाम है कोई बितान अधिकारी है, जी। और हस्बैंड का नाम जो मारे जा चुके हैं, और पत्नी का नाम है अम, रॉय करके हैं कुछ, सोहन राय या सोहोय राय करके हैं, जो भी है। तो वहां से आके रह रही है, तो इन्होंने मांग की, क्योंकि अगल बगल से प्रश्न उठने लगे थे कि ये बांग्लादेशी है, कैसे पहुंची यहाँ पे। हाँ, ये आश्चर्यजनक बात है। इन्होंने यदि नागरिकता दी है तो अच्छी बात है, दिखाने के लिए भी, मतलब अच्छी भी बात है कि भाई पाकिस्तान से जो मारा गया, उससे पीड़ित है, उसको हम दे रहे हैं। लेकिन 1955 वाला जो यदि बनाना है, वही करना है, तो ये हमने इतने ड्रामा क्यों किए, सीए, एनआरसी, और पूरे देश में आंदोलन हुआ, और कुछ लोगों को पकड़ के जेल में डाल दिया गया। असम में शायद अभी भी 5-6 इस तरह की बनी हुई है जहां इनको पकड़ कर रखा गया है, मुझे नहीं मालूम। उस जमाने में होता था, काफी जबरदस्त आंदोलन हुआ था, दिल्ली से फैलता हुआ पूरे देश में फैला था, बिहार, उत्तर प्रदेश आदि में गया था। तो यह केवल जनता को दिखाने का एक नाटक था, क्या था ये कहना बड़ा मुश्किल होगा। और इस पे यदि लीगल एक्सपर्ट आए, मैंने कुछ देखा नहीं, हम भी पढ़े तो हम जान सकते हैं कि क्या मजबूरी आई कि 1955 के कानून के तहत इन्हें नागरिकता दी गई। जी। सुकांत मजूमदार प्रदेश अध्यक्ष हैं पश्चिम बंगाल से बीजेपी के और मोदी सरकार में राज्य मंत्री हैं। उन्होंने ये खबर अपने अकाउंट पे डाली सोशल मीडिया पे और गृह मंत्री का आभार जताया। लेकिन सवाल वहीं पे फिर आएगा कि जब एक नया कानून बन गया तो वही लागू होगा ना सर। पुराने कानून के तहत कोई चीज कैसे आगे बढ़ सकती है फिर? अब ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, जो भी हो, उस पत्नी को फौरी राहत तो मिल ही चुका है। और चूंकि बंगाल से हैं, मंत्री हैं, तो वहां दिखाने की भी कोशिश होगी कि देखो हम कितने और प्रो बंगाल में पीपुल। चुनाव भी है। बंगाल में चुनाव भी, तो ये सब चीजें हो रही है, छोटी छोटी ठीक है, चीजों को और ये चुनाव के दौरान बताया जाएगा। चलिए अब जी। प्रेस कॉन्फ्रेंस का रुख करते हैं। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस वो तो खत्म हो गई है जो विक्रम मिश्री किया करते थे, आगे बात करेंगे विक्रम मिश्री को लेके। लेकिन मैं सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हो रही है उसमें एक मुद्दा उठाना चाहता हूं। बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे थे, हम लोगों ने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी लाइव चलाई अपने चैनल पे, आज भी चलाई, और उसमें लोग लिखने लगे कि भैया इन्हें कहो कि हिंदी में बात करें। तो ये अंग्रेजी में बात करके किसको सुनाना चाहते हैं? देखिए, आर्मी में मैंने जनरली देखा है, आर्मी डे भी मैंने अटेंड किया है, सर्विंग ऑफिसर के भी जब था, रिटायर्ड था तब भी, सुंदर जी या दूसरे लोग हैं, ये लोग जवानों से, मैं ये नहीं कहूंगा एयरफोर्स गड़बड़ा, मैं खुद एयरफोर्स का हूं, ये जवानों से धरती पर ज्यादा टिके रहते हैं, और बड़े बड़े जगहों में भी भाषण हिंदी में देते हैं, और बड़ी समझा के प्यार से धीमे। आज भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, तो आर्मी के जो थे लेफ्टिनेंट जनरल थे, उन्होंने हिंदी में भाषण दिया, जबकि एयरफोर्स वाले ने इंग्लिश दिया, नेवी वाले ने भी इंग्लिश में दिया। हमारे जो जवान होते हैं, जो एयरमैन होते हैं, और सेलर जो नेवी में होते हैं, ये अंग्रेजी बोलने वाले होते हैं धीमे धीमे, चूंकि एयरक्राफ्ट के साथ काम करते हैं, इसलिए हमारी आदत बन जाती है। लेकिन मैं चाहूंगा कि यदि प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, पूरे भारत तो किया जा रहा है, ठीक है, हमारे साउथ इंडिया के वेस्ट कंट्रीज का जो पार्ट है हमारे, वहां पे यदि कोई हिंदी नहीं समझता तो आप अंग्रेजी में दे तो कोई खराब बात नहीं है, क्योंकि हर भाषा में हम प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते, इनका लिमिटेड टाइम होता है। प्रश्न का उत्तर भी दिया, वो कुल मिला के 4-5 प्रश्नों को इन्होंने एड्रेस किया, तो इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। हाँ, यदि हिंदी में मांग कोई कर दिया तो हिंदी में बोल दो, मतलब मैं इसको कोई खास मुद्दा नहीं मानता। जी। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर से राफेल पर चर्चा हुई, फिर से एक पत्रकार ने पूछ लिया कि साहब बता दो, फिर से एक बार बताया जा रहा है कि सवाल को टाल दिया गया। हमारे एयरफोर्स के जो एयर मार्शल साहब हैं, ए के भारती, उन्होंने कहा कि हमारा कोई भी ना जवान हताहत हुआ है, ना कोई हमारा मिलिट्री इक्विपमेंट इस तरह का है डिग्रेड हुआ है किसी कारण हम ऑपरेशन ना कर सके। आज या कल जब भी शुरू होगा हम फिर से ऑपरेशन शुरू कर सकते हैं। और इस तरह से उस प्रश्नों को इन्होंने दरकिनार कर दिया कि हमारा कोई जहाज या हमारा कोई रेडार सिस्टम या हमारे लोग यदि घायल हुए हैं या तोड़े फोड़े गए हैं, इस सब की बात इन तीनों ने कहीं नहीं कही। जी। विदेश सचिव विक्रम मिश्री और उनकी बेटी के बारे में सोशल मीडिया पर अनाप शनाप लिखा जा रहा, इतना लिखा गया कि होना तो चाहिए था, इस अधिकारी को जाके एफआईआर करानी चाहिए थी और तुम तमाम दंगाइयों को गिरफ्तार करवा के जेल में डलवाना चाहिए था। लेकिन लगता है दम ही नहीं है, बस अपना अकाउंट लॉक कर लिया। ये देखिए, एक चीज बता दूं कि विक्रम मिश्री का जब ये घटना हुआ तो इनके पक्ष में जो आईएएस लॉबी है, आईएएस एसोसिएशन जो भी होता है इनका, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, बयान दिया है, जिसमें कहा है कि इस चीज की हम निंदा करते हैं। हम आईएएस या जो भी सरकारी कर्मचारी है ना,
हम लोग जो जनता के नौकर हैं, हम जनता के लिए काम करते हैं, अपनी ड्यूटी को ईमानदारी पूर्वक करते हैं। इस पे मैं फिर से कमेंट पे आता हूं। पहले बता दूं कि इन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा युद्ध बंदी हुआ था इसकी ऐलान किया। इनको कहा गया होगा भाई युद्ध बंदी हो रहा है, और इन्होंने उस बात की इसमें क्या खराब की। ये थोड़ी था कि इनके हाथ में था, इन्होंने युद्ध बंदी ऐलान कर दिया, ऐसा नहीं था। और इसके आधार पे लोगों ने, वही आरएसएस वाले लोगों ने, जिन्होंने पहले वो बेचारे हमारे लेफ्टिनेंट नेवी वाले जो मारे गए पहलगाम में, उनकी पत्नी का नाम विनय नरवाल, हिमांशी नरवाल जी, उनको भद्दी भद्दी गालियां दी है, और बेचारी विधवा है, रो रही कि, और उसने कर दिया कि इसको हिंदू मुस्लिम मुद्दा ना बनाया जाए। उन्होंने तो भारत की एकता के लिए बड़ी अच्छी बात कही थी। हमारे सुनने वाले भी यदि उनको खराब लगता है कि हम हिंदू मुस्लिम एकता ही नहीं, पूरे भारत की एकता की बात कर रहे हैं, खासकर वैसे समय में जबकि हमारा देश कहीं से लड़ रहा है और आर्थिक मंदी पर नॉक नॉक हो रहा है जीडीपी बढ़ने के बावजूद भी, और वैसे पर हम एकता की बात करें तो तुम हमें गालियां दे रहे हो। वो भी उस बेचारी युवा, मतलब अभी अभी उसका पति मर रहा है, उस महिला को दे रहा है। और विक्रम मिश्री, भला उनको गाली देने का क्या बनता है? वो तुम्हारी पार्टी का बंदा है, पार्टी का नहीं लेकिन तुम्हारी गवर्नमेंट का वो एक टॉप मोस्ट मतलब फॉरेन सेक्रेटरी है। और इस पर देखिए ओवैसी और अखिलेश ने कहा कि शर्मनाक बात है, उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है। और जहां तक आईएएस लॉबी का है, जिसको मैं कहना चाहता था, क्या इनको यह कहने का अधिकार है कि ये लोग जनता के लिए काम करते हैं, एक दो को छोड़ दे? क्या इनको शर्म नहीं आती है कहने में कि ये लोग किस तरह से झुक गए हैं फांसीवाद के सामने? इससे अधिक कहने की मुझे टिप्पणी देने की जरूरत नहीं है जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब इसी तरीके की कुछ और खबरें चल रही हैं। एक खबर ये आ रही है कि जो करतारपुर कॉरिडोर है उसको लेकर क्या अपडेट है? उसको अभी तक, जब तक इनका डीजीएमओ का वो चल रहा था, इनका प्रेस ब्रीफिंग चल रहा था, तब तक बंद है, हो सकता आगे खोले। वैसे एक चीज बता दूं, डीजीएमओ के बेसिकली एयरफोर्स का ही हिस्सा था, और जिसमें बाद में आर्मी और नेवी के भी जो अफसर हैं उन्होंने मुख्य रूप से हमारे एयर डिफेंस की प्रशंसा की, जो कि प्रशंसनीय है। और इन्होंने कहा कि उनके कई एयर बेसेस हमने तबाह कर दिए हैं, कई रडार बेसेस तबाह कर दिए हैं, यही था। और करतार कॉरिडोर अभी बंदी, दिल्ली में बताया जा रहा है कि फिर से कोई पाकिस्तानी एजेंट मिल गया है। हाँ, वो भी आया था, पाकिस्तानी एजेंट दिल्ली में मिला है कि मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं। पंजाब में भी 2 मिले हैं, जिसमें एक महिला भी है, और ये लोग वहां का मतलब वो कर रहे थे। और दिल्ली वाले में एक मतलब दिल्ली का है, तो वहां से आ रहा है कि वो एम्बेसी से जुड़ा हुआ था, और जो यहाँ पे किया गया है, एफआईआर किया गया है, उसमें पाकिस्तानी एम्बेसडर जो भी है उनका भी नाम दर्ज है। तो इन लोगों को तो डिप्लोमेटिक छूट मिली होती है, इनको इस तरह से आप गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। लेकिन दुनिया में जो हल्का हल्का एक ट्रेंड आ रहा है, इसको भी पकड़ के अंदर डाल दे रहे हैं। तो देखते हैं, ये डाल देंगे तो फिर से मतलब एक भयानक स्थिति पैदा होगी। तो देखते हैं कि वहां पे ट्रंप बाबा की क्या इच्छा होती है। छात्र कह रहे हैं कि 13 तारीख से एग्जाम मत कराओ, हमें हमारे घर जाने दो। भारत पाकिस्तान के बीच टेंशन बढ़ने से वो बड़े परेशान हैं। यही नहीं, नीट या जी एग्जाम, उसके लिए भी सब कर रहे हैं, बढ़ा दो। टेंशन तो तुम्हारे एग्जाम के कारण था, इसके कारण कौन सा टेंशन? तुम्हारा एंटरटेनमेंट हो रहा था, तुम दिन रात बैठ के ही देख रहे थे, व्हाट्सएप मीडिया पे कर रहे थे, ठीक है, यह जानना जरूरी है कि हमारे देश में क्या हो रहा है। लेकिन इससे कारण एग्जाम का डेट बढ़े, वैसे उनके तरफ से कोई जो एग्जाम लेने वाले हैं कोई अभी स्टेटमेंट नहीं आया है। तो मैं यही कहूंगा कि ठीक है भाई, यदि 1 हफ्ता बढ़ा देने से इनको राहत मिल जाती है तो बढ़ा दो, चूंकि आखिर एग्जाम कंपटीशन उन्हीं को देना, 1 हफ्ते से क्या अंतर पड़ता है, या 2 हफ्ते जी। जो लोग नरेंद्र मोदी पर सवाल खड़े कर रहे हैं और कह रहे हैं कि साहब आपने जब पाकिस्तान झुका ही पड़ा था, वो कह रहा था, खुशामद कर रहा था कि जंगबंदी कर लो, क्यों कर रही जंगबंदी? मिटाई देते। क्योंकि कुछ लोग ये भी खबरें चला रहे हैं कि साहब हम तो बहुत करीब पहुंच गए थे, उनका पुराना परमाणु अड्डा जहां पे उन्होंने बना रखा था अपना मिसाइल वो तक उड़ाने वाले थे हम लोग। परमाणु अड्डा वाला तो मुझे नहीं पता है, इस तरह से नहीं उड़ा सकते, लेकिन मान लीजिए उड़ा देते थे तो अच्छी बात थी। मैं इतना बताऊंगा कि मेरे जो बहुत सारे जानकार लोग हैं, मेरे परिवार के भी लोग हैं, बार बार फोन आ रहा है, भैया बेटे या जो भी चाचा जैसे भी है, और वह लोग कहीं ना कहीं से आरएसएस वाले हैं, है ना, इस सत्ता के भक्त हैं, वह बड़े निराश लगे। तो मैंने उनको निराशा को हटाने की कोशिश नहीं की, बल्कि इतना ही कहा, भाई तुम अपने पार्टी से पूछो, जो देश के प्रधानमंत्री उनसे पूछो, रक्षा मंत्री से पूछो, जो होम सेक्रेटरी उनसे पूछो, या होम मिनिस्टर उनसे पूछो कि आखिर क्यों बंद करना पड़ा। वैसे डीजीएमओ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि
उनके डीजीओ, पाकिस्तान के डीजीएमओ से फोन आया था और बातचीत हुई, फिर जाके यह संधि किया गया कि हम लड़ाई नहीं लड़े। दूसरा उनका महत्वपूर्ण चीज था कि इसमें हम कोई भी डिप्लोमेसी की बात नहीं करेंगे, पॉलिटिकल बात नहीं करेंगे। इनकी जो बातचीत चल रही है, भले ही ये सब हो, लेकिन ये इनकार कर रहे हैं कि इसमें ट्रंप का हाथ था। लेकिन जो आपने कहा ना कि ट्रंप को हम एक हरियाणा के वो जो क्या कहते हैं, चौधरी, ताऊ चौधरी, ये टोपी शोपी लगा के वैसे बैठे हुए हैं और दोनों को डांट रहे हैं, वो कर रहे हैं तरह तरह के, मतलब मेमेज बन के आ रहे हैं, मजाक हो रहा है। कर जो भी हो, हंसने की बात है। लेकिन भारत को या पाकिस्तान को, दोनों को ऊपर से कहीं ना कहीं से आया, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं थी। कम से कम भारत की यदि तुम तबाह करने ही वाले थे, इतना आगे बढ़े थे और तुम्हारा लक्ष्य था ऑप सिंदूर, यानी वहां के आतंकियों की सब चीजों को खत्म करना था, या बाद में जो चेंज हुआ, हमेशा चेंज होता है, जो भी हमारा आधार होता है, नैरेटिव चेंज होता है। याद करें जब नोटबंदी हुआ था कैसे चेंज होते गए, उसकी चर्चा हम ना करें। और दूसरा आया था कि आजाद कश्मीर को हम आजाद कर लेंगे या कुछ हिस्सा में घुस लेंगे, कराची बर्बाद कर देंगे, वो कर देंगे। वह सब अचानक 3 या चौथे दिन में खत्म हो गया और हम संधि के लिए आ गए। कराची पड़े ही ना बर्बाद किया हो, लेकिन कराची बेकरी को जरूर बर्बाद किया जा रहा है। तेलंगाना में हमले किए जा रहे हैं, हैदराबाद में हमले किए जा रहे हैं, और शायद तो कुछ लोग हैं रात दिन सिर्फ नफरत में डूबे हुए हैं, पाकिस्तान से तो बदला ना ले पाए, लेकिन इस देश के जो अपने लोग हैं उनको मार रहे हैं। हाई कोर्ट में बाबा साहब की जो है मूर्ति नहीं लगाने दी जा रही है ग्वालियर के अंदर। ये तमाम हालात यहाँ पैदा किए जा रहे हैं। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि वो आतंकवादी हैं, ये जातंकवादी हैं। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बारीकी से तमाम चीजों पर रोशनी डाली। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर अकरम।